चलो, अ, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियोज। हम लोग कर रहे हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। दिस इज़ द टॉपिक दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। और आज हम लोग सबसे पहले करेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या दिखाता है हमें? सॉल्वेंसी रेशियो ये हमें बताता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोग खुद एबल हैं कि नहीं, हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको पेमेंट करने के लिए। अगर हम सक्षम हैं, इफ़ वी आर एबल टू रीपे ऑल आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, देन वी आर सॉल्वेंट। इफ़ वी आर अनेबल टू पे आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, देन वी आर इंसॉल्वेंट। यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है, इन अ पॉपुलर सेंस सॉल्वेंसी रेशियो means that a business is able to pay its liabilities as they become due. Insolvency means the business is unable to do so, whereas liquidity refers to the ability of a firm to meet its short term liabilities. Solvency usually refers to the firm's ability to meet long term liabilities. Solvency depends on the profitability of the business. If a business is not profitable in the long run, it will not be able to meet its debts. सिंपल सा बात है कि एक बिज़नेस को सॉल्वेंट होने के लिए उसको प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो इन द लॉन्ग रन इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. So if the company is unable to meet its long term liabilities, it means the company is unable, or the company is not making enough profit, ठीक है, and the company is not properly solvent. If the company is not solvent enough, then insolvency अगर हो जाती है तो फिर all the operations that they were doing उनको curtail करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा काम को. So whether a business is solvent enough or not solvent, इसको measure करने के लिए there are certain ratios that we are going to discuss. सबसे पहले हमारा यहाँ पे रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो. ठीक है, सबसे पहले हमारा रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है? जस्ट अ मोमेंट. It is the ratio between long-term debts and shareholders' funds. Long-term debts include debentures, loan from financial institution, etc. Shareholders' funds include equity and preference share capital plus reserves and surplus minus fictitious assets. तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हो गया? ऊपर में डेट, नीचे में फंड या फिर नीचे में इक्विटी. ये हमें बताता है कि कंपनी डेट के मुकाबले कितना इक्विटी रखती है या फिर इक्विटी के मुकाबले कितना वो डेट लेके रखी है. इफ द कंपनी इज हैविंग मोर डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, वी कैन से दैट द कंपनी इज अ रिस्की वेंचर. रिस्की बन जाता है थोड़ा शेयर होल्डर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए. अगर कंपनी में डेट बहुत कम है और शेयर होल्डर्स फंड बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाट वी वांट. मतलब अगर आप कहते हैं कि डेट बहुत ज़्यादा रहने से कंपनी रिस्की बन जाती है, तो एक काम करते हैं, डेट को कम कर देते हैं, डेट को छोटा कर देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को बढ़ा देते हैं. इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि हमारा कंपनी बहुत कॉन्जर्वेटिव है एंड वी विल बी नॉट एबल टू अर्न इनफ पर शेयर अर्निंग. क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर बढ़ जाते हैं तो वी हैव टू पे more payment to each shareholders, which will leave each shareholder with a lesser amount of money. So debt equity ratio is very important for us to find out the correct ratio between the two. It is very important. The importance of the debt equity ratio is written here. This ratio measures the contribution of lenders relative to the contribution of owners. ठीक है, there is a relationship between the debts which the company owners have taken from outside world and the money which the company have provided from inside. Like whenever a shareholder is investing any money, wherever an investor is investing any money
in the form of equity share capital contribution, then we consider that investor as an insider, not as an outsider. तो अगर कोई भी investor equity share खरीदता है तो हम लोग उसे अंदर का मानेंगे और ना ही बाहर का मानेंगे. Debt equity ratio is also used as a measure of debt exposure, that is, the extent to which the firm has been financed by debt. This ratio should generally be less than 1. देखो, this is a very important line here. This ratio should generally be less than 1, since it will show that the claim of owners are greater देन दोज ऑफ द लेंडर्स. मतलब हम लोग यहाँ पे ओनर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. ऑब्वियसली हर बिजनेस में ओनर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही रिस्क लेता है, वही फाइनेंस करता है और वही काम करता है. सो इफ़ वी आर मेजरिंग डेट इक्विटी रेशियो, वी हैव टू एनालाइज इट परफेक्टली दैट द ओनर्स क्लेम इज़ मोर देन लेंडर्स क्लेम. मतलब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ये लेस होना चाहिए और ये मोर होना चाहिए. ठीक है, लेस डिवाइडेड बाय मोर. कम अमाउंट होना चाहिए डेट, ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए शेयर होल्डर्स फंड. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अनहेल्दी फॉर अ बिजनेस टू हैव मोर डेट देन इक्विटी. ऑब्वियसली इफ वी हैव मोर डेट इन द इक्विटी, in the entire capital structure, it will present our company to be more risky in terms of financial solvency. क्योंकि अगर कंपनी में ज़्यादा उधार होता है तो फिर कंपनी इन्वेस्टर्स के आंखों में बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है, एंड दे विल जज द कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्नड मनी इन द कंपनीज एसेट्स और नॉट. बिकॉज इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि अगर कंपनी इनफ प्रॉफिट कमा के वो लेंडर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर सकता है, तो फिर ऑल दोज debt amount will have a claim on its assets, on the assets of the company. So once the company is unable to repay its interest, unable to repay its principal amount, in that case the lender will come and take away all the assets and will lock and key the company's operation. So it is very risky for the company to involve more debt than equity. So we always suggest that a company should have a balanced investment in terms, balanced capital structure in terms of equity and debt. So यहाँ पे एक करेक्ट बात कहा गया है कि it should generally be less than 1. मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म डेट मेरा 100 है और ये अगर 150 होता है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये लेस देन 1 होगा, है ना. ये लेस देन 1 होगा. ठीक है. नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम गिवन इन, यहाँ नीचे में ही एक सम दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग a certain debt equity ratio: equity share capital rupees 2 lakh, general reserve 1,50,000, 10% debentures 1,50,000, current liability 1 lakh. अच्छा, बिफोर गोइंग इन टू द प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि हम लोग डेट किसे कहते हैं और इक्विटी किसे कहते हैं. ठीक है, डेट किसे कहते हैं और इक्विटी किसे कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. डेट का मतलब हो गया एनी फंड विच इज़ इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स, लाइक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स. ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. ठीक है, एट्सेट्रा. और भी अगर कुछ तरह का सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कहा जाता है तो फिर वो भी यहाँ पे माना जाएगा. देन कम्स इक्विटी. ठीक है, इक्विटी बोलते हैं. इक्विटी क्या क्या है हमारा? इक्विटी का मतलब हो गया सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके साथ आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल, ठीक है, दीज आर एक्चुअली शेयर्स। इसके बाद आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब हो गया द मनी विच द ओनर हैव नॉट used in the past and have kept it for the future, ठीक है। reserves and any other kind of retained earnings, ठीक है, retained earnings को भी हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। retained earnings, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग ये सम को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एसर्टेन डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स मतलब इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द डिबेंचर्स आर अलाउिंग देयर डिबेंचर होल्डर्स। 1,50,000 रुपीज़, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। करंट लाइबिलिटी का यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वी डोंट नीड दैट। हाँ, अच्छा, सो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेट बाय इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट में देखिए कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली 10% डिबेंचर्स विल कम। एंड इन इक्विटी क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे और जनरल रिजर्व आएगा। सो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं 2 लाख प्लस 3 लाख 1,50,000, 3,50,000 आता है, ये 3,50,000 आ गया एंड दिस इज़ 1,50,000। सो कैलकुलेट तो किया हुआ है, फिर भी अपने एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो दैट कि कैलकुलेटर जब हम लोग ऑपरेट करते हैं ना तो हमारे दिमाग में और अच्छी तरह से ये घुस जाता है। तो डिवाइडेड बाय 3,50,000 अगर मैं करता हूँ, वी आर गेटिंग 0.4285। तो या फिर आप मैं तो कहूँगा 0.4286, राइट, और 43, दिस इज़ द रेशियो। क्योंकि रेशियो में निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकलेगा, ठीक है। रिमेंबर डेट इक्विटी रेशियो होता है, ये परसेंटेज में नहीं निकलेगा, तो डिवाइडेड बाय 1 मतलब या फिर is to 1। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में चलते हैं। 15 में क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो एंड करेंट रेशियो। शेयर कैपिटल 1,50,000, बिल्स पेबल 13,000, क्रेडिटर्स 57,000, डिबेंचर्स 2,75,000, debtors 95,000, bank balance 45,000, long term loan 1 lakh and general reserve is given to 20,000, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड से मार्क करता हूँ जो हमारा डेट होगा और मैं ग्रीन से मार्क करूँगा जो मेरा इक्विटी होगा, ठीक है। सो मैं डेट खोजता हूँ पहले, लेट मी, अच्छा एक एक करके देखता हूँ मैं, ग्रीन से करता हूँ, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज़ आवर इक्विटी के कैटेगरी में आएगा। देन बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। क्रेडिटर्स इज नॉट गोइंग टू कम। डिबेंचर इज आवर डेट, सो डिबेंचर रेड में। अच्छा, डेटर्स इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। देन कम्स लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है ये मेरा डेट का पार्ट है। एंड देन कम्स जनरल रिजर्व जो मेरा इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। सो इक्विटी में क्या आ गया? 1,50,000 एंड 20,000, ठीक है। इक्विटी में आ गया मेरा 1,50,000 and 20,000, 1,50,000 प्लस 20,000, तो ये 1,70,000 हो गया। ऊपर में मेरा आता है यहाँ पे डिबेंचर्स 2,75,000, 2,75,000 एंड इसके साथ लॉन्ग टर्म लोन इज़ 1 लाख, तो बस ये जोड़ दो। वी आर गेटिंग 3,75,000 डिवाइडेड बाय 375,000 डिवाइडेड बाय 170,000, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में करूं तो 375 डिवाइडेड बाय 1,70,000 रेशियो में करना है, रिमेंबर दैट। सो वी आर गेटिंग 2.20, सो 2.20 या 2.2 या फिर 2 भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ लेस देन 0.5, तो हम लोग डेसिमल नहीं अगर मेंटेन करना चाहते हैं, वी कैन राइट दैट 2:1 या फिर 2.2:1। नाउ इन द क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बोला है? करंट रेशियो निकालने बोला है। देखो करंट रेशियो भी, अच्छा करंट रेशियो भी हमें
निकालने यहाँ पे कहा गया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। सो मैं यहाँ पे करंट एसेट्स पहले मार्क करता हूँ ब्लैक से। करंट एसेट्स मेरे क्या क्या है? करंट एसेट्स है मेरा डेटर्स, बैंक बैलेंस इज़ माय करंट एसेट्स। अच्छा, मैं ब्लू से मार्क करता हूँ करंट लाइबिलिटीज़, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स मेरा है यहाँ पे, डेटर्स मेरा है यहाँ पे 95,000, तो ये मेरा 95,000 है। बैंक बैलेंस मेरा 45,000 है। ठीक है, अच्छा, बिल्स पेबल जो कि मेरा करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, बिल्स पेबल इज़ माई 13,000 एंड माई क्रेडिटर इज़ 57,000। तो ये सॉल्व करने से वी आर गेटिंग 2:1। 1,40/70 आएगा, 1,40,000 ऊपर आएगा, 95 प्लस 45 1,40,000 डिवाइडेड बाई 70,000, हम लोग को 2 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रेशियो में होता है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये भी रेशियो में है 1,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 70, हम लोग को 2 मिल रहा है। तो क्योंकि 2 है इसका मतलब 2 के नीचे 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है। कुछ जब कुछ भी ना आए, हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। ठीक है, चलो, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16। From the following information, calculate debt equity ratio and current ratio. Share capital 2,50,000, bills payable 15,000, creditors 45,000, debtors 60,000, 12% debtor debentures 2,80,000, bank balance 30,000, long term loan 1,10,000, general reserve 25,000. So these are the details given. अपने क्या करेंगे, अपने वापस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैं वापस जो एसेट्स इक्विटी है, डेट बाय इक्विटी हमें करना है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट और इक्विटी के लिए पहले हम लोग इक्विटी निकाल लेते हैं। जो है इक्विटी को आई एम मार्किंग विथ ग्रीन कलर। ठीक है, शेयर कैपिटल, ओके, एंड देन शेयर कैपिटल के बाद ये और कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व इज़ देयर। ठीक है, नाउ आई एम मार्किंग विथ रेड कलर द लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, डिबेंचर इज़ देयर एंड लॉन्ग टर्म लोन इज़ देयर। ठीक है, सो डिबेंचर इज़ 2,80,000। ठीक है, डिबेंचर इज़ 2,80,000, सो ये 2,80,000। लॉन्ग टर्म लोन इज़ 1,10,000। शेयर कैपिटल 2,50,000। ठीक है, एंड जनरल रिजर्व इज 25,000। सो वी आर गेटिंग 2,80,000, 2,80,000 प्लस 1,10,000, वी आर गेटिंग 3,90,000। ठीक है, 3,90,000 डिवाइड करेंगे इसको 2,75,000 से। ठीक है, तो देखते हैं हाउ मच आर वी गेटिंग। 3,90,000 डिवाइडेड बाई 2,75,000, 2,75,000, वी आर गेटिंग 1.4181। तो ये आ गया 1.4182। ठीक है, और 1.42:1। So this is the debt equity ratio that we are getting. देखो ये सब ना रिस्की है। 1 पॉइंट यहाँ पे अगर तुमको बोला जाए कि नहीं कमेंट करिए, कमेंट करिए, हाँ, जैसे इसके पहले वाला जो सिचुएशन था, पहले वाले सब में भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर भी देखो इट वॉज 2.2:1, 2.2:1, very risky, very risky position, because the company is using more of a debt than equity.
तो आप खुद ही सोचो, आपका उधार है 3,75,000 रुपया टोटल में बाहर वालों को देना है, और आपके पास 1,70,000 रुपया ही है. So it is kind of very risky for the company, because if the company doesn't improve its situation, there may be a condition when the company will be forced to stop its operations, because financial solvency is very 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 difficult to keep up, है ना. आप फाइनेंशियली वायबल हो, आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो, उसको रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वेयर यू हैव सो मच ऑफ योर डेट कैपिटल. डेट कैपिटल का मतलब हो गया द कैपिटल दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. तो 3,75,000 रुपया अगर बाहर वालों ने पैसा दिया है आपको, और 1,70,000 ही आपके पास है, तो अगर आपका बिजनेस डूबता है ना, तो आपके पास 1,70,000 ही है उनको पे करने के लिए. सो आई कैन टेल यू हियर दैट आप अगर यहाँ पे करें 3,75,000 को अगर आप माइनस करें, माइनस 1,70,000, तो आपको डेफिसिट समझ में आ जाएगा. 2,75,000 आप डाउन हैं. यू आर 2,05,000 रुपीज़ लेस देन दी डेट कैपिटल, which is very risky for the organization. If we are using more of the debt capital and less of the equity, then the company should avoid this situation in the coming days, so that its financial viability and its financial solvency remain intact. In the coming question also, in question number 16 also, we see that the ratio is 1.42:1. 1.42 यहाँ पे जो है ना, ये फिर भी ठीक है. फिर भी आई एम नॉट सेइंग कि ये रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट इट इज़ ऑन द रिस्कियर साइड. इट इज़ ऑन द रिस्कियर साइड. ठीक है, तो वी शुड टेक प्रिकॉशन एंड नॉट कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ कंडीशन सिचुएशन एनी मोर. ठीक है, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए आपको डेट को अपने इक्विटी शेयर से कम लाना है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कम, एटलीस्ट 2,75,000 अगर आप इक्विटी यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे थोड़ा कम लेके आइए, या फिर आप इक्विटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 3,90,000 से ज़्यादा कर लीजिए आप, और इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करिए. देन यू विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन देन द डेट कैपिटल. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे करेंट रेशियो भी मांगा था. करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज़. करेंट एसेट्स यहाँ पे क्या क्या है, अच्छा मैं वापस से मार्क करता हूँ. करेंट एसेट्स को मैं मार्क करता हूँ ब्लू से. ठीक है, बैंक बैलेंस इज़ माई करेंट एसेट. ठीक है, अच्छा डेटर इज़ माई करेंट एसेट, दैट्स इट. अच्छा मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ करेंट लाइबिलिटीज़ को. ये मेरा बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, एंड आई डोंट थिंक सो एनी अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ है नहीं. तो एक बार देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, ग्रीन से लिखता हूँ मैं. ठीक है, सो करेंट एसेट में मेरा यहाँ पे आ गया आपका डेटर्स, प्लस बैंक बैलेंस. ठीक है, इसके साथ नीचे करेंट लाइबिलिटीज़ में वी आर हैविंग बिल्स पेबल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, प्लस क्रेडिटर्स. ठीक है, सो डेटर्स वी हैव 60,000 रुपीज़, एंड बैंक बैलेंस वी हैव 30,000 रुपीज़. डिवाइड करते हैं अपने. बिल्स पेबल वी हैव 15,000, plus creditors we have 45,000. Now so 60 plus 30 is 90, divided by 15, 45, 60,000. ठीक है, so 1.5 आना चाहिए. मैं फिर भी कैलकुलेटर में करके कंफर्म करता हूँ. डिवाइडेड बाई 60, so we are getting 1.5 is to 1. So this is the answer.
यहाँ पे हमारे पास एक एनालिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार इसे भी अच्छा से देखते हैं क्या है ये। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 1:2. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्या बताया गया है कि द करेंट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:2. If the following situation happens, if either of the following situation happens, whether it will improve or increase the debt equity ratio or decrease the debt equity ratio, or there will be no change. The first situation is issue of equity shares. Let me tell you, issue of equity shares का मतलब क्या है? The company will be receiving money from the market by giving its equity shares in the market. So by doing that, more number of equity shares are floating on the market. It means we have more equity in the market and as compared to earlier. So अगर मेरा debt equity ratio अगर आप देखो, मेरा equity is increasing as compared to my debt. So मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ so that it becomes easier for us to give our analytics in a easier form. ठीक है, debt डेट बाय इक्विटी, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, नाउ जो पहला सिचुएशन है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें क्या हो रहा है? नंबर 1 वाले सिचुएशन में ए में मैं यहाँ पे एक एक करके करता हूँ. ठीक है, ये मेरा ए है. ए में क्या हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग. तो अगर, और ये कांस्टेंट है हमारा, तो अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज़ करता है और न्यूमरेटर अगर मेरा सेम रहता है, डिनोमिनेटर अगर मेरा इंक्रीज़ करता है और न्यूमरेटर मेरा अगर सेम रहता है, तो आई कैन से दैट कि मेरा जो रेशियो है इन टोटलिटी वो मेरा घट जाएगा. मैं अगर एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, सपोज़ मेरा पहले 100 और 200 था. ठीक है, ये रहा 1:2 था. तो इसका मतलब क्या? ये मेरा डेट है, ये मेरा इक्विटी है. ठीक है, अभी क्या हो गया ना, सपोज़ मेरा इक्विटी 50 से बढ़ गया, 100 है और ये 250 हो गया. तो अभी क्या होना है? अभी क्या होना है? मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ मेरा क्या होना है. 100 डिवाइडेड बाई 250, तो क्या हो गया? देखो 0.4 आ गया, 0.4 आ गया. पहले क्या था? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.5. अभी क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 0.4. तो मेरा रेशियो क्या हो गया? रेशियो मेरा डिक्रीज हो गया. सो दैट इज़ वॉट रिटन इन दी एक्सप्लेनेशन. That is what written in the explanation. So if we see the explanation and read it properly, then we can understand कि क्या यहाँ पे बताया हुआ है. Situation number A, decrease. Issue of equity shares will increase the shareholders fund, but the long-term debts will remain same. It is constant. It is not changing. Therefore, the debt equity ratio will decrease. Now, situation B. Situation B. Cash received from debtors. Since debtors जो है is not part of debt or equity, so there will be no change. अगर B वाला सिचुएशन होता है तो B अगर मैं करता हूँ तो वो नो चेंज होगा. ठीक है, नो चेंज. अब आते हैं हम लोग C वाले सिचुएशन में. C में क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश. अगेन गुड्स जो है इट बिलोंग्स टू स्टॉक. गुड्स जो है इट बिलोंग्स टू स्टॉक. स्टॉक अगर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ debt or equity. And again, if we are paying it on the basis of cash, it is again not part of debt or equity. So again there is going to be no change in situation number C also. No change. Now D, redemption of debentures. Now redemption of debenture means we are repaying our debenture holders with the money that they have given to us in the earlier days. So when we are redeeming or repaying debenture money, it means we are reducing our debt. अगर हम अपना उधार रिपेमेंट करते हैं ना, इसका मतलब है हम अपना उधार घटा रहे हैं. उधार अगर घट जाए
तो मेरा डेट घट गया, मेरा न्यूमरेटर घट गया, मेरा इक्विटी सेम रहा। मेरा न्यूमरेटर घट गया, इक्विटी सेम रहा, तो क्या होगा? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरा तो 100 और 200 का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 100 मेरा डेट है और 200 मेरा इक्विटी है। ठीक है, अपने कर रहे हैं डी 100/200, ये पहला वाला सिचुएशन था, 1:2 वाला या फिर 0.5 वाला। अभी क्या हो रहा है ना कि मेरा 100 से सपोज़ 25 पेमेंट हो गया, तो ये 75 बन गया और ये 200 ही रहा। तो क्या होना है, देखते हैं क्या होना है। 75 डिवाइडेड बाई 200 एंड वी आर गेटिंग 0.375। सो अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा हो गया तो फिर ऑब्वियसली माई रेशियो विल डिक्रीज, एंड द इक्विटी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, redemption of debentures will reduce the long term debts but the shareholders fund will remain same, therefore the debt equity ratio will decrease. Now let us see E wala situation, purchase of goods on credit. Again goods अगर मैं खरीदता हूँ तो वो स्टॉक में आता है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डेट और इक्विटी। अगेन अगर मैं क्रेडिट में खरीदता हूँ तो फिर मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया, एंड creditor is also not part of debt or equity, so there is going to be no change in either of the debt or equity, so no change in the debt equity ratio. Question 18, the debt equity ratio of Reliance Furniture Limited is 1:2. Which of the following would increase, decrease, neither increase nor decrease the debt equity ratio? Issue of debentures, पहला सिचुएशन है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर इशू होता है तो फिर मेरा डेट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर भी एक फार्मूला लिख देता हूँ हमारे कंफर्ट के लिए। अगर मेरा डेट बढ़ जाता है तो फिर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरा रेशियो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, रेशियो इंक्रीज़ कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या हो गया, अगर मेरा डेट बढ़ता है तो रेशियो इंक्रीज करता है, अगर डेट घट जाता है, रिडेम्पशन का मतलब है वी आर रीपेइंग आवर डिबेंचर होल्डर्स, सो इन दैट केस माई डिबेंचर्स व्हेन रीपेड विल रिड्यूस द क्वांटम ऑफ डेट एंड एज अ रिजल्ट माई रेशियो विल ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज न्यूमरेटर मेरा छोटा हो गया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, purchase goods on credit is not related with debt or equity, so there is going to be no change. Cash received from debtors, no change again. Conversion of debentures into preference shares, now it is a good situation. Now conversion of debentures into equity shares, it means what, my debentures जो है ये debentures convert होके equity बन जा रहा है, so my debenture is decreasing and my equity is increasing with the same amount. So debt अगर घटता है, equity अगर बढ़ता है, डेट मेरा घट गया, इक्विटी मेरा बढ़ गया, वही तो हो रहा है ना, माई डिबेंचर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या है इसका मीनिंग, पढ़ते हैं यहाँ पे। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म्स टोटल एसेट दैट आर फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स इंक्लूड डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टोटल एसेट टू डेट का मतलब है एज सिंपल एज दैट कि टोटल एसेट में जितने भी एसेट वी हैव इन द बिजनेस, हाउ मच ऑफ दैट एसेट इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। उधार से आपने कितने सारे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो आपके बैलेंस शीट में दिख रही है, वो हम लोग इस रेशियो में देखते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का मतलब है हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म डेट। आपका टोटल एसेट, कितना पैसा इन्वॉल्व है टोटल एसेट में बाहर वालों का। ठीक है, आपने लोन लेके कितने एसेट खरीदे हैं, कुछ एसेट तो होंगे जो आपने खुद खरीदा है, वो एसेट को यहाँ पे नहीं लेना है।
क्यों ये रेशियो इंपॉर्टेंट है? A higher ratio represents a high degree of security to lenders for extending long-term loans to the firms. हम लोग जब भी बैंक में जाते हैं, the bank always asks us for security or collateral or security. That means the bank always asks us or need us to give them a proper security of assets or property that we have. तो हम अगर सपोज़ 10 लाख का लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो मुझे एटलीस्ट बैंक में 10 लाख का तो प्रॉपर्टी उनके हाथों में दे के आना पड़ेगा. जब मैं 10 लाख रुपए उन्हें लौटाऊंगा, वो मेरे को कागज़ या जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो मुझे वापस करेंगे. इसी को हम लोग कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी. तो आप अगर अपने बिजनेस में एसेट्स को फाइनेंस करवाते हैं डेट से, इसका मतलब अगर आप डेट नहीं रीपे नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो लेंडर है, दैट लेंडर विल कम एंड टेक ऑल दी एसेट्स जो उसने फाइनेंस किया है. सो इट विल डिस्टर्ब द एंटायर बिजनेस. सो इफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय डेट, देन इट बिकम्स वेरी रिस्की फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑपरेशन रिस्क बन जाता है. फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का तो सिचुएशन है ही, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग रिस्क बन गया. ऑपरेटिंग रिस्क क्यों बन गया? कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर जो भी एसेट्स लेंडर ने आपको दे रखा है या फिर जिस पैसे से आपने ख़रीदा है, वो पैसा लेंडर का दिया हुआ है. अगर वो पैसा नहीं लौटाते हैं, तो लेंडर विल कम एंड टेक दी एसेट. हम लोगों ने ऐसे सिचुएशन देखा भी हुआ है कि जहाँ पे बैंक वाला गाड़ी उठा के लेके चले जाता है. सो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि इफ़ यू फाइनेंस योर एसेट बाय टेकिंग लोन एंड इफ़ यू आर अनेबल टू रीपे दैट लोन, देन लेंडर विल कम एंड टेक दैट एसेट, टेक बैक दैट एसेट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ टोटल एसेट टू डेट रेशियो. यहाँ पे हमें बताता है कि कितना पैसा है टोटल एसेट में जो कि ओनर लोगों का है. प्रोप्राइटरी रेशियो इज टोटल शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. ठीक है. नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दिस रेशियो कैन बी यूज टू असर्टेन द सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी of the firm in the long run. A high proprietary ratio is an indication of large degree of security to the lenders. Since this ratio indicates more use of shareholders fund in acquiring total assets of the business. On the other hand, a low proprietary ratio represents more use of long-term debts in financing total assets of the business. So proprietary ratio यही बताता है कि कितना पैसा कंपनी ने खरीदा है ओनर लोगों के पैसे को यूज़ करके. तो ये रेशियो जितना हायर होगा, यहाँ पे क्योंकि वी आर यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट का रेशियो, तो शेयर होल्डर्स फंड जो कि न्यूमरेटर में है, अगर ये जितना बड़ा होगा द रेशियो विल बी हायर. एंड हायर रेशियो इज टेलिंग अस दैट मोर ऑफ द एसेट्स आर परचेज्ड बाय यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है. सो दैट इज़ अ गुड सिचुएशन दैट कोई भी सिचुएशन, अगर सिचुएशन एब्सर्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है कंपनी के लिए, देन नो वन कैन टेक बैक द एसेट्स दैट द कंपनी इज़ हैविंग. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में सारे इन्फॉर्मेशन है. शेयर कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ है. ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ एक एक करके सो दैट दिखे. शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स दिया हुआ है, ट्रेड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इज गिवन 10,000 एंड 40,000 एंड 10,000. अच्छा, टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल का मतलब हो जाता है एसेट्स विच कैन बी टच
एंड फेल्ट, ठीक है। जिस एसेट को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसे टैंजिबल एसेट कहते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स हम लोग उन एसेट्स को कहते हैं जो एसेट्स को आप ना छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं। जैसे गुडविल, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, बट गुडविल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देन करेंट एसेट्स इज गिवन, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग दिया हुआ यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स इज गिवन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑल्सो गिवन। Calculate the following ratios. What? Total asset to debt ratio and proprietary ratio. तो ये दो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले हम लोग आ जाते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो में। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट ऊपर रहेगा और लॉन्ग टर्म डेट नीचे रहेगा। टोटल एसेट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक बार क्वेश्चन में जाते हैं। देखो टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है 3,50,000, 3,50,000। जस्ट टोटल एसेट मतलब एसेट साइड का टोटल कर लो आप, एसेट साइड को आप टोटल कर लो एंड यू विल गेट टोटल एसेट, ठीक है। सो 3,50,000 विल कम, टोटल एसेट बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे खाली डिवेंचर्स है तो खाली 1,00,000 रुपये आएगा नीचे, ठीक है। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 एंड इट इज़ गिविंग अस 3.5:1। सो वी आर स्ट्रॉन्ग, है ना। यहाँ पे क्या है, टोटल एसेट 3.5 रुपया जो टोटल एसेट है उसमें 1,00,000 रुपया जो है बाहर वालों का यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट अस सी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में वी विल बी यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट तो 3.5 जो ऊपर में हम लोगों ने देखा था वही आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा यहाँ पे और कुछ है नहीं इक्विटी में जो आएगा, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन एज 2,00,000 रुपीज़। सो 2,00,000 बाई 3,50,000 एंड वी आर गेटिंग 0.57, ठीक है। वी आर गेटिंग 0.57। लेट अस कैलकुलेट इट वंस मोर टू बी मोर श्योर ऑफ द आंसर विच इज गिवन इन द बुक। यस 0.57, ठीक है। रेशियो में लिखने के लिए 0.57:1 करके लिखना पड़ेगा।